नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है 7 बजे की 7 गुड न्यूज का। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन उनका भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुका है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है और ऐसे में आज की हमारी सबसे पहली गुड न्यूज यही है। मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे महाप्रभु। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान दूसरे दिन श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ पड़ा। आज भरपूर जोश और उत्साह के साथ भक्त रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर लेकर निकले। श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की 3 किलोमीटर की रथ यात्रा लगभग 2 दिन में पूरी होती है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर महाप्रभु का प्राकट्य भी हुआ था। कहती कि रानी गुंडीचा के वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वो हर वर्ष आषाढ़ माह के में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे। अपना यही वचन निभाने महाप्रभु हर साल गुंडीचा मंदिर आते हैं और इस दौरान भगवान यहाँ विश्राम करते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन भी देते हैं। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहने के बाद भगवान 8वें दिन मुख्य मंदिर के लिए वापस निकल पड़ते हैं और इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की ये वार्षिक रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है और यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं। काल जितना भक्त लोग को दुख था, आज बिफोर टाइम में जगन्नाथ जी आते हैं दिनों रात। अभी जगन्नाथ जी का जो नीति है, रथ का ऊपर जो नीति है, अभी नीति चलेगा। वहाँ संक्रांति पूजा जो है इसका पूजा चलेगा। फिर इसके बाद सकाल भोग जो है, पहले भोग, दूसरा भोग, तीसरा भोग चलेगा। स्वाइन तक पूजा चलेगा। वहाँ जैसे भगवान को बड़ा श्रृंगार होगा, पौड़ में होगा। भगवान सोएंगे। जैसे आगे साल में जैसा प्रॉब्लम था, इसका जैसे हम लोग अरेंजमेंट किया है, जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। विस्तृत अरेंजमेंट, पर्याप्त परिमाण में बंदोबस्त करा गया है, लेकिन जन साधारण के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने की व्यवस्था करी जाती है। उसमें अगर सहयोग करेंगे, कई बार ये देखा गया है कि श्रद्धालु दर्शन भी हो गया है लेकिन वो जगह छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो वहीं खड़ा रहना चाह रहा है, तो उससे जो क्राउड की सर्कुलेशन है उसमें असुविधा उत्पन्न होती है। उसमें वो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें और जैसा जैसा वो निर्देश देते हैं उसका पालन करें। महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। कोई नकदी दान करता है, कोई सोने चांदी और कीमती आभूषण चढ़ाता है। ऐसे में महाकाल मंदिर प्रबंधन अब सोने और चांदी की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाने जा रहा है। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है। महाकाल मंदिर में गहनों को परखने का इंतजाम। यहाँ चढ़ावे में आई हर चीज का न सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाती है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त यहाँ दिल खोलकर सोना, चांदी, नकदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहाँ आने वाले चढ़ावे की एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच की जाती है। बाबा महाकाल की सेवा में जो सेवार्थी लगे हुए हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ 3 लोगों की समितियां भी हैं। स्वर्ण का समाज के पारखी जोड़ी यहाँ है, वो पूरा जांच करने के बाद ही और प्रत्येक चढ़ावे की राशि का पूर्णता पारदर्शिता के साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होती है। मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सुनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
मुझे ये देखने में आया है कि कोई छोटी मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है वही आती है, लेकिन जो बड़े मुकुट होते हैं, कुंडल होते हैं, तो वो तो सब असली पाए जाते हैं। और जो नकली होते हैं वो या तो कोई ऐसे फ्रॉड जेलर्स के यहाँ से परचेसिंग कर लेता है श्रद्धालु, तो आ जाती है, या फिर अन्य कोई खोया पाया विभाग से जो प्राप्त होती है, जैसे किसी का गुम हो जाता है, कोई नकली पायल पहन के आया, कोई नकली सामग्री रहती है। तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नकली का। वहाँ पर जितनी भी धातु आती है लगभग असली ही आती है। मंदिर में दान से जुड़ी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। आभूषणों की जांच के दौरान मंदिर समिति के प्रभारी, संबंधित कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी मौजूद रहते हैं। दान व्यवस्था को और आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही मंदिर में हाईटेक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन की मदद से सोने और चांदी के असली या नकली होने की तुरंत पहचान की जा सकेगी। स्वर्ण और जो रजत के आभूषण हैं उनका ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसको वेरीफाई कर सके, उसमें शुद्धता का परसेंट ऑन द स्पॉट नाप चुके। इसके लिए हम जो है अभी वर्तमान में जो बहुत ही अच्छी केरेटोमीटर जिसको मशीन बोलते हैं वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह है सुनार इसका प्रयोग करते हैं। महाकाल मंदिर प्रशासन ये आश्वस्त करता है कि यहाँ पारदर्शिता और सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। भक्तों की आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान का यहाँ पूरा सम्मान किया जाता है और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन की शुरुआत से पहले ही प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया और इस बार यहां आने वाले पुरुष श्रद्धालुओं के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सूट पहनना निर्धारित किया गया है। हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 3 यही है, सावन से पहले मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड। 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में मनकामेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर में महिलाओं और युवतियों के लिए छोटे और भड़कीले कपड़े पहनना मना है। इसके साथ ही साथ पुरुषों को भी शालीन कपड़े पहनने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। श्रद्धालु भारतीय परिधान में ही मंदिर में रुद्राभिषेक करवा सकेंगे। मंदिर परिसर में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर पवित्र साधना का स्थल है, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भक्ति भाव से प्रवेश करें। युवतियां छोटे और भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। महिलाएं और युवतियां शालीन कपड़ों में पूरा शरीर ढककर मंदिर में प्रवेश करें। ये भी चेतावनी दी गई है कि छोटे कपड़े पहनकर आने वाली महिलाओं और युवतियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे। तब से ये शिवलिंग स्थापित है, यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है और यहाँ पर रुद्राभिषेक और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी अवश्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सावन में सैकड़ों श्रद्धालु हर सावन को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। अब यहाँ ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस मंदिर में अगर आपको आना है, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना है, पूजन करना है, तो आपको इस ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। महिलाएं साड़ी पहन कर आएंगी और जो पुरुष हैं उनको धोती कुर्ता पहनना होगा। आगे बढ़ेंगे। आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर एक नई शुरुआत हुई। यहां से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है। ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए करीब 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है। पटरी पर आई बिना धुआं बिना बिजली वाली ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल करती है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल प्रोसेस से बिजली बनती है, जिससे ट्रेन चलती है। इस ट्रेन से न धुआं निकलता है और न ही बिजली की खपत होती है।
इसलिए ये पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है जहां रेल ग्रीन एनर्जी से फ्यूचर की दिशा तय कर रही है। भारत की ये ट्रेन 10 डिब्बों की है। इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर सकेंगे, जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन बनाते हैं। जो ग्रीन सेल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना, और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसमें वेपर्स निकलेंगे, और इसी वजह से इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। और इसका जो किराया है आपको बता दें 5 से 25 रुपए है, तो यानी बहुत ही किफायती। अगर हम बात करें कि लोगों को इससे काफी फायदा भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा। जिनसे सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन के यात्री बेहद उत्साहित हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक की पहचान है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनी ये ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत खास है। बेहद एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मदद से पटरी पर दौड़ने वाली इस ट्रेन से पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी और धुएं का पता लगाने वाले कई सुरक्षा सिस्टम भी लगाए गए हैं। सर, इससे हमारे देश के लिए काफी जैसे अभी देख रहे हो आजकल ये युद्ध का टाइम है, तो हमारे जो है शिप उनको आने के लिए बड़ी परेशानी है। तो जो तेल पे डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी इंडिपेंडेंस की ओर एक नया कदम है। ये बहुत अच्छी है जी, पोल्यूशन रहित, शोर भी नहीं है, बड़े आराम से जा सकते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा, जनरली जींद से सोनीपत पहुंचने में टाइम कितना नहीं है, वैसे तो ट्रेन में 3.5-4 घंटे लगा देती है, वो बीच में रुकती है, और बस तो है ही नहीं। पहले गुआना जाओ, गुआना से फिर चेंज करो, वो भी प्राइवेट। मेडिकल के छात्रों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई। जैसे ही नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, सफल छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाता नजर आया। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है। मिलिए नीट के धुरंधरों से। नीट परीक्षा में इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा, तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया है। ये उत्साह, ये उमंग उस जीत की है जिसका इंतजार न जाने कब से था। ये मुस्कान उन अनगिनत दिनों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य की जीत की है। ये सिर्फ एक परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के बाद एक सपने के सच होने की वो खुशी है जिसका इंतजार हर मेडिकल छात्र ने पूरी शिद्दत के साथ किया था। नीट में इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11,21,000 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा, तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांचुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया है। रैंकिंग में आर्यन को पहली यानी एयर 1 और पांचुल को दूसरे स्थान यानी एयर 2 पर रखा है। मेहनत तो करी है, जब मैं पढ़ता था तब लगता था और मेहनत कर सकता हूँ, बट हाँ, पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने कहा कि बहुत मेहनत करी है। और ये है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तुम कितना टाइम इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हो।
देर पढ़ाई में हमेशा क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। स्ट्रेस ले लेता था तो मेरे पेरेंट्स ने, मामा पापा ने और स्पेशली मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद करी मुझे इमोशनली शांत करने के लिए और मेंटली स्टेबल और बहुत ज़्यादा साउंड रखने के लिए। आर्यन गुप्ता की इस शानदार सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिजन बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और मिठाइयाँ खिलाकर इस सफलता का जश्न मना रहे हैं। पहले पेपर में बल्कि स्ट्रेस ज़्यादा था, दूसरे पेपर में था चलो रिलैक्स होकर देते हैं आराम से, और परफॉर्मेंस इसकी बेटर हुई पहले से भी। तो अब एक नए मुकाम के लिए घर से जाएगा बच्चा, तो किस तरह देखते हैं, क्या विशेष है? वी जस्ट विश द बेस्ट फॉर हिम। खुश रहे, हेल्दी रहे, अच्छी चॉइसेस करे, अच्छे दोस्त बने। आर्यन गुप्ता के अलावा नीट री एग्जाम में फरीदाबाद के पांचुल बंसल ने ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहकर शानदार सफलता हासिल की है और अपने परिवार, शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मतलब मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर टॉप 10 तो आ जाएगा, तो अभी सेकंड आ गया। तीनों को क्रेडिट जाता है, मतलब पापा मेरी हेल्प करते थे फिजिक्स में, स्कूल मेरे को सीबीएसई बोर्ड में बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी, एंड मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बहुत हेल्प करी थी। पहले पेपर में मेरे 701 या 706 आए थे, डिपेंडिंग कि एक बोनस होता कि नहीं होता क्वेश्चन, बट अब डेफिनेटली अब तो मेरा बहुत बेटर गया पहले से। तो मतलब थोड़ा तो दुख हुआ कि जब पेपर पहली बार कैंसिल आया तो थोड़ा दुख हुआ था, बाद में फिर चलो रिकवर करके फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था फिर से मैंने। अब आगे क्या करने की तैयारी है, क्या कहेंगे? मोस्ट लाइकली मेरे को सर्जरी में जाना है, तो और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी देख लेंगे। वैसे बहुत सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट है मेरा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक वगैरह, तो तब देख लेंगे, पर सर्जरी में आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्ट है। पांचुल की इस शानदार सफलता से उनके पिता बेहद खुश हैं। बेटे की उपलब्धि पर उन्हें बहुत गर्व है। उनका कहना है कि पांचुल की कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन का ही परिणाम है। परिवार में जश्न का माहौल है और हर कोई इस सफलता को एक यादगार पल के रूप में मना रहा है। फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मेहनत बच्चों की रंग लाई, एंड नाउ वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर हिज अचीवमेंट्स। परीक्षा के टॉप स्कोरर में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। वहीं क्वालिफाई करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं। बहुत मेहनत लगी, 2 साल तक रोज पढ़ाई करता था मैं, और इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत साथ दिया, और रोज ईमानदारी से पढ़ाई करता था, कोई बेईमानी नहीं करता था। वैसे कोई वो टारगेट नहीं रखता था मैं वो घंटों का, लेकिन हाँ लगभग 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई करता था, और कभी कभार ऊपर नीचे भी होता था। उम्मीद तो मुझे सिलेक्शन की थी खाली, लेकिन तीसरी रैंक की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और ये हासिल करके बहुत अच्छा लगा। नीट यूजी परीक्षा में इस साल 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने सफलता हासिल की है और खास बात यह है कि इन सफल अभ्यर्थियों में 58% से ज्यादा लड़कियां हैं। लाखों अभ्यर्थियों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में इन छात्रों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की है और अब उनकी नजर मेडिकल कॉलेज में दाखिले और डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने पर है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, लुधियाना से विवेक ढल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग। इस पहल के तहत महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम स्कूल, कॉलेज, बाजार, कोचिंग संस्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है, साथ ही साथ उनके खिलाफ हो रही घटनाओं या वारदातों को रोकना भी है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता मुहैया कराना है। गुलाबी हेलमेट पहनकर स्कूटी पर सवार ये पिंक पेट्रोलिंग टीम है जिसने ठान लिया है कि अब महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। शहर की सड़कों से लेकर स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों तक ये टीम हर उस जगह मौजूद रहेगी जहां महिलाओं को सुरक्षा और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग अभियान की शुरुआत की। ये जो आज का अभियान है वो दुर्ग पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए
चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं पिंक पुलिस और ये पिंक हेलमेट के माध्यम से ये जागरूकता अभियान है, जिससे महिलाओं और बच्चियों जो जैसे सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल कॉलेज या जहाँ पे महिलाएं मंडलियाँ बैठती हैं वहाँ जाके, या बच्चियों की जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस चलती हैं या योगा क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेसों में जा कर के बच्चियों को अवेयर करना है। वैसे ये केवल पेट्रोलिंग कैंपेन नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और जागरूकता का अभियान भी है। पिंक पुलिस और पिंक हेलमेट के माध्यम से महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ साथ उन्हें कई हेल्पलाइन और सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी जाएगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें जो है हमारे सभी थानाओं, शहर के जितने भी थाना हैं उसमें से चार महिलाएं जो रहेंगी वो अपने स्कूटियों में सभी जो मतलब जो हाई स्पॉट्स हैं, हाई पॉइंट्स है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्टल्स, तो इन सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग होगी और इससे महिलाओं की है जो सुरक्षा वो काफ़ी बढ़ेगी और जितने भी पुरुष हैं या फिर जो भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा और काफ़ी दबाव बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दुर्ग जिले के हर थाना क्षेत्र में जहां स्कूल, कॉलेज और छात्राओं की आवाजाही ज्यादा रहती है, वहां खास तौर से स्कूल लगने और छुट्टी के समय पिंक पेट्रोलिंग होगी। इसके अलावा उन स्थानों पर भी विशेष निगाह रखी जाएगी जहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। जिले की सभी महिला अधिकारी और कर्मचारियों को इस कैंपेन से जोड़ा गया है ताकि छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो और किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अपराध की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हर थाना क्षेत्र में जहां स्कूल है और वहां पे कई जगह पे शिकायत आ रही थी कि असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है, खास तौर से स्कूल लगते समय, छूटते समय। उसी के मद्देनज़र पिंक पेट्रोलिंग प्रारंभ की गई है और ज़िले में जितने भी महिला अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन सभी को इस कार्य में लगाया गया है ताकि बच्चियों का स्कूल आना जाना सुरक्षित हो सके और एक सुरक्षा का माहौल उनको महसूस हो। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर शुरू की गई ये पहल न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि समाज में ये संदेश भी देगी कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उम्मीद की जा रही है कि दुर्ग पुलिस की ये पहल दूसरे जिलों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ गुरुवार को हरेला मनाया गया, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और समृद्धि का संदेश देने वाला लोक पर्व है। इस पर्व के जरिए लोग अच्छी फसल, सुख, समृद्धि और प्रकृति के संरक्षण की कामना करते हैं। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का उत्सव। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में हरेला पर्व पूरे उत्साह और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। इस साल की थीम हर गांव का ये पैगाम, एक पेड़ मां के नाम के तहत पर्व मनाया गया। टिहरी में सामाजिक संगठनों ने जिले भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के लाखों पौधे रोपित किए गए और लोगों को पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया, क्योंकि ये पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। गांव का यही पैगाम है, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पेड़ माँ के नाम। मैं भी आके यहाँ पे बता भी रही थी कि जब हम कोई भी पौधारोपण करते हैं तो हम एक लाइफ जो है वो जीवन जो है उसकी उत्पत्ति करते हैं और जब वो लगाते हैं तो उससे उसका ही इफेक्ट हमारे ऊपर हेल्थ पे पड़ता है कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। इसी मैसेज के साथ सभी जनपद वासियों को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम विकास की ओर जाते हैं, बट हमारा जो पर्यावरण है उसको संजोने का काम हम सभी का है। हरेला वही एक मैसेज देता है कि पर्यावरण संजोने के लिए कोई और नहीं आएगा, हम ही हैं। हमें अपने वनों को बचाना है और हमें अपने वन को आगे बढ़ाना है। संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व मनाते हैं और ये जो हम केवल जो है फॉर्मेलिटी ना करें, हम लोग जो है हरेला पर्व मनाने के साथ साथ उन पौधों को भी जीवित रखने का काम करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम पौधे नहीं लगा सकते हैं तो हम जंगलों में गर्मी के समय आग भी न लगाएं। ये मेरा एक संदेश है और आज हमने सैकड़ों की संख्या यहाँ पर हमने पौधे लगाए। यदि 7 बजे की 7 अच्छी खबरें देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।